जो मॉर्गेज जो है कि जो जॉब है, ऐसा लोग समझते हैं कि बैंकिंग की जॉब है, नंबर्स की जॉब है। ठीक है। एसेंशियली मॉर्गेज अभी जो करंट गाइडलाइंस हैं उसमें मॉर्गेज एजेंट जब आप बनते हो तो आप मॉर्गेज एजेंट लेवल 1 बनते हो। अब कागजों पे हम जो मर्जी करते रहे, एट द एंड ऑफ द डे तो पैसा देना है ना आपको। जी मेरे जी को आपको पैसा प्रोवाइड करवाना जी। है। वो डिपेंड करेगा कि आप साल में कब ज्वाइन कर रहे हो। वो जो पहले तो मुझे ये बताओ कि वो सैलरीड होता है या कमीशन बेस होता है? ये स्ट्रक्चर होता है कि आपको कमीशन कितना मिलेगा, दो चीज़ों पे डिपेंड करता है ये। एक, ऐसी इंडस्ट्री में आप खड़े हुए हो कि जहाँ पे 1 सेकंड लगना आपको फिसलते हुए। वो सही कर रहे हैं या उसको तोड़ मरोड़ रहे हैं अपने क्लाइंट के फेवर में या अपने लेंडर के फेवर में। जो मॉर्गेज एडवाइजर है बैंक में, उनकी कमीशन ऊपर नीचे हो सकती है बेस्ड ऑन द फैक्ट कि वो कितना रेट उनका क्लाइंट एक्सेप्ट कर रहा है। बी लेंडिंग में इंटरेस्ट रेट ए लेंडर से थोड़ा सा ज़्यादा होता है, रूल्स थोड़े से रिलैक्स्ड होते हैं। मालूम था आपको? आप मेरे सारे पॉडकास्ट देखते हो। ए साइड की फाइल को भी एंड अप कर जाते हैं बी के अंदर, है ना? या कोई बी में भी होने वाली है तो उसको एंड अप कर जाते हैं प्राइवेट के अंदर। आई थिंक यही सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है। बोले कि मैं इस टीम में हूँ, मैं तो सरवाइव कर गया, या फिर मेरे टाइम पे और सिचुएशन। हेलो नमस्कार दोस्तों, करियर ओरिएंटेड पॉडकास्ट की सीरीज में आज हम आपके सामने लेके आए हैं कनाडा में मॉर्गेज इंडस्ट्री के करियर को। इस टॉपिक पे बात करने के लिए हमारे साथ आज हैं अनमोल करीर। अनमोल भाई ने बैंक में भी काम किया है मॉर्गेज डिपार्टमेंट में, और हाल फिलहाल कनाडा की राजधानी ओटावा में इंडिपेंडेंट मॉर्गेज एजेंट की तरह काम कर रहे हैं। इस पॉडकास्ट में हमने दोनों पार्ट को कवर किया है कि अगर आप एज ए मॉर्गेज एडवाइज़र बैंक में काम करना चाहते हैं या इंडिपेंडेंट मॉर्गेज एजेंट काम करना चाहते हैं, दोनों इन्फॉर्मेशन आपको इसमें मिलने वाली है। और साथ साथ हमने उन पर्क्स और चैलेंजेस के बारे में बात की है जो कि आप इस इंडस्ट्री में आने के बाद उनका सामना करते हो। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। दिस इज अनमोल करीर ऑन चंद्रशेखर आर्या टॉक। अनमोल भाई राम राम। राम राम भाई जी। क्या हाल चाल है? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया भाई जी। भाई थैंक यू, सबसे पहले आपका तहे दिल से शुक्रिया। ये मेरे ख्याल से मेरी ना पेट लाइन बन गई है हर पॉडकास्ट की। बट क्या करूँ, एक्चुअली क्या है कि मेरी मोस्टली रिकॉर्डिंग ना वीकेंड्स पे होती है, तो मेरे दिल में कहीं ना कहीं रहता है कि मैं आपका कहीं वीकेंड के ऊपर टाइम ले रहा हूँ, राइट? तो उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया कि आप फैमिली टाइम में से निकाल के आप हमारे पॉडकास्ट पे आए, और पॉडकास्ट सीरीज पे आपका बहुत बहुत स्वागत मेरा भाई। थैंक यू भाई, धन्यवाद धन्यवाद। बड़े टाइम से हमारी बात हो रही थी, बिल्कुल और बिल्कुल। हमारा आज मौका लग गया, तो या आज बैठते हैं दोनों। बिल्कुल बिल्कुल। अनमोल भाई, आपने आई एम श्योर कि मेरे एक दो पीछे के पॉडकास्ट ज़रूर देखे होंगे। तो मोस्टली जो मेरे पॉडकास्ट थे ना, वो लाइफ एक्सपीरियंसेस या लाइफ जर्नी के ऊपर ज़्यादा रहे हैं। रिसेंटली मैंने थोड़ा सा ट्रेंड हल्का चेंज किया है कि कुछ टाइम के लिए ना मैं करियर ओरिएंटेड रहना चाह रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी लोग पूछते रहते हैं कि कनाडा के अंदर स्पेशली करियर जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनके बारे में, क्योंकि बिट्स एंड पीसीस के अंदर बहुत सारा कंटेंट मिल जाता है, बट एक जो स्मूथ फॉर्म के अंदर कंटेंट है ना, पूरा एक स्टोरी की तरह, वो थोड़ा रेयर है अभी कनाडा की जॉब मार्केट के अंदर। तो आज के पॉडकास्ट को मैं कोशिश करूँगा पूरा का पूरा हम एक इन्फॉर्मेटिव सेशन बनाएं, और आज की जो इंडस्ट्री हमने चूज़ करी है शायद वो बताने की ज़रूरत नहीं है, वो है मॉर्गेज इंडस्ट्री। तो हम आज मॉर्गेज इंडस्ट्री क्या ब्रेक डाउन करेंगे, उसकी कमर तोड़ेंगे एक तरीके से। नॉट इन टर्म्स ऑफ लाइक कि मार्केट की कमर तोड़ेंगे, पर इस पूरे करियर को हम ब्रेक डाउन करेंगे ताकि वो इजी हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और अगेन थैंक यू आपका कि आपने ना मेरे साथ ये बात करने की सोची और मेरे को इस लायक समझा कि मैं आके यहाँ पे मॉर्गेज इंडस्ट्री के बारे में अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकूँ। सो थैंक यू सो मच। बड़ापन है भाई आपका। बड़े एक दो थोड़े से इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ शुरू करूँगा। आई नो कि आपका ना अच्छा खासा पीछे एक्सपीरियंस रहा है मॉर्गेज साइड में, आपने बैंक्स के साथ भी काम किया है इन द मॉर्गेज डिपार्टमेंट, राइट? और फिर आप इंडिपेंडेंट, अभी जो इंडिपेंडेंट मॉर्गेज एजेंट काम कर रहे हो, है ना? तो सबसे पहले मेरे एक दिमाग के अंदर चीज़ आती है कि वाई मॉर्गेज इंडस्ट्री। कोई भी मैं इससे रिलेटेड कोई सवाल पूछूंगा, लेकिन मुझे मन में था ये, मैं आपसे पूछूंगा कि क्यों आपको मॉर्गेज इंडस्ट्री के अंदर मन बना और आपने बैंक के अंदर मॉर्गेज का काम स्टार्ट किया? चंद्र भाई, इसका ना बहुत सीधा आंसर देना मेरे लिए बहुत मुश्किल है, ठीक है। क्योंकि मैं ऐसा समझता हूँ कि कोई भी जो आज की डेट में मॉर्गेज एजेंट है या मॉर्गेज ब्रोकर है, कोई भी स्कूल कॉलेज ये सोच के नहीं जाता कि उसको मॉर्गेज एजेंट बनना है। ओह आई सी।
है ना। ये मोस्ट लोगों का सेकंड थर्ड चेंज ऑफ प्रोफेशन होता है, तब इस फील्ड में आते हैं लोग। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। बट वाई मॉर्गेजेस, वो इसलिए क्योंकि अ, मेरे को एक्सपीरियंसेस जो थे पहले वो इससे अलाइन हो रहे थे। मेरे को मेंटरशिप इस इंडस्ट्री में अच्छी मिल रही थी, मेरे को ऐसा दिख रहा था कि मेरे को इस इंडस्ट्री में मेंटरशिप अच्छी मिल सकती है। और रियल एस्टेट, प्रॉपर्टीज, इन सब की तरफ मेरा शुरू से बहुत फैसिनेशन था। और मेरे को था कि मेरे को इसी इंडस्ट्री में कुछ करना है। तो मॉर्गेज इंडस्ट्री में मेरे को मौका मिला, और धीरे 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 इंटरेस्ट बन गया इतना कि अब ऐसा लगता है कि सांस भी लेते हैं तो मॉर्गेज ही निकलती है मुंह से। नहीं सही है, मतलब आपने ना इस आंसर की सेकंड लाइन में ही वो बात बोल दी थी जिससे कि मैं सेटिस्फाई हो गया था पूरी तरीके से। मैंने पहले भी कई पॉडकास्ट में ये बात बोली है अपने व्यूअर्स को, क्योंकि लगभग जो लोग कनाडा में नए नए आए हैं या इंडिया में बैठे कनाडा में आने की तैयारी कर रहे हैं, वो उनकी व्यूअरशिप ज़्यादा है मेरे इंस्टाग्राम पे भी और यूट्यूब पे भी। तो उनको मैं कई बार बोलता हूँ कि जो मेंटोर है ना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आपके पास यहाँ पे आप किसी को मेंटोर बना लो ना, तो समझ लेना कि आपकी नैया पार है। और आपने सेकंड में जो मेंटोरशिप वाली बात बोली ना इसके अंदर, जिसने आपको हेल्प मिली उस चीज़ से भी कि इस इंडस्ट्री को करने की, आई गेस दैट इज़ अ बिग बिग यू नो, आई मीन ऐसी रीज़न बनता है वो किसी भी करियर को मोड़ देने का। मुझे ऐसा लगता है, आपको भी ऐसा लगता है? बिल्कुल सही बात है आपकी। क्योंकि ये दोनों तरफ जा सकता है ना। हम बात कर रहे हैं कि मेंटरशिप होनी जरूरी, बहुत जरूरी है, पर अच्छी मेंटरशिप होनी बहुत जरूरी है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, मेंटरशिप, थैंक यू ये मेंशन करने के लिए। या दैट इज कि क्वाइट। मेंटरशिप तो है अवेलेबल, है ना। कोई भी इंडस्ट्री हो, उसमें हर इंडस्ट्री में कोई सक्सेसफुल है, कोई नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा जो सक्सेसफुल है वो सिर्फ मेंटर की वजह से है, जो नहीं सक्सेसफुल है वो भी सिर्फ मेंटर की वजह से नहीं है। आपका खुद का योगदान है, आप कितना उसमें एफर्ट डाल रहे हो, आप कितनी मेहनत कर रहे हो, कैसे समझ रहे हो, आपका कितना ध्यान लग रहा है उस इंडस्ट्री में। बट वो दोनों चीजें हैं मार्केट में अवेलेबल ना, अच्छी मेंटरशिप और। तो अपन मॉर्गेज इंडस्ट्री की टच करेंगे, उससे पहले ना एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आ रहा है। चाह नहीं रहा था मैं इस बात पे बात करना, बट मजा आ रहा है। कैसे पता चलेगा कि ये अच्छी मेंटरशिप मिल रही है? ये तो लक, $1,000,000 का क्वेश्चन है, देखो। नहीं बताना बिना पैसे दिए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि डे वन पे आपको ऐसा लग जाए कि मैं इस इंसान को, इस प्रोफेशनल को अपना मेंटर बना लूं तो मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा। ये ऐसा मिलना तो बहुत मुश्किल है। ओके, ये ओवर टाइम प्रोसेस है। बट आप वो डे वन तक कैसे पहुंचोगे, आपको किसको अप्रोच करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए। तो मेरा ये मानना है कि अगर कोई इंसान, कोई हमारे भाई बहन कोई आ रहे हैं इस इंडस्ट्री के अंदर, तो वो पहले बात करो, जाके 4 5 6 लोगों से बात करो। और फिर मैटर ये नहीं करता कि वो इंसान कितना सक्सेसफुल है, कितना नहीं है। मैटर ये करता है कि उनके एथिक्स आपके साथ अलाइन कर रहे हैं, उनका विजन आपके साथ अलाइन कर रहा है। और ये मत सुनो कि वो क्या दे रहे हैं आपको, अपना भी प्रेजेंट करो कि आप क्या चाह रहे हो इस रिलेशनशिप से, है ना। इट इज अ टू वे स्ट्रीट। ये एक सिर्फ ऐसा नहीं है कि मेंटर देता ही रहेगा आपको हमेशा, है ना। आप क्या वैल्यू ऐड कर रहे हो उनकी लाइफ में, वो इम्पोर्टेंट है, वो भी इम्पोर्टेंट है। तभी तो वो वाइस वर्सा होगा। या है ना? दैट्स राइट, दैट्स राइट। चलो इस टॉपिक पे शायद हम नेक्स्ट पॉडकास्ट में बात करें, जब हम आपकी लाइफ जर्नी के बारे में बात करें। बहुत इंटरेस्टिंग है आपकी लाइफ जर्नी भी, मुझे पता है। बट एनीवेज, लेट्स स्टार्ट ऑन द मॉर्गेजेस नाउ। ठीक है जी। सबसे पहला क्वेश्चन मेरा यही आएगा कि अगर हम बैंक में जॉब कर रहे हैं मॉर्गेज की, तो उसको मॉर्गेज एडवाइजर बोल देते हैं मोस्टली। और अगर आप इंडिपेंडेंट कर रहे हो तो जो पहला स्टेप या पहली डेजिग्नेशन आपकी है वो मॉर्गेज एजेंट की है। दोनों वर्ड्स के अंदर ना एक सिंगल वर्ड आ रहा है, मॉर्गेज। स्टार्ट करेंगे कि मॉर्गेज का मतलब क्या होता है। ये इंडिया के अंदर ना होम लोन्स बोलते हैं मोस्टली। ये क्या दोनों सेम चीज़ है, अलग है तो क्यों अलग है? और मेरा मेन इंटरेस्ट मॉर्गेज का मतलब को समझने में है। जी, मॉर्गेज का अगर आप एक एसेंशियल मतलब देखो तो मॉर्गेज का मतलब यही है कि आपने कुछ गिरवी रखा है, उसके बदले आपको कुछ मिला है। ठीक है, ठीक है ना। तो अगर हम रियल एस्टेट की मार्केट के बारे में या इस इंडस्ट्री में बात करते हैं तो मॉर्गेज का एक सिंपल मतलब है कि आप एक घर खरीद रहे हो, ठीक है, बैंक बोल रहा है या कोई भी लेंडर बोल रहा है कि हमारे पास पैसा है इस घर को खरीदने के लिए, हम ये पैसा आपको देंगे ब्याज के ऊपर, आप हमें इंटरेस्ट पे करोगे और आपको घर मिल जाएगा। ठीक है।
एसेंशियली तो वो घर बैंक का ही है, ठीक है, जब तक आप वो सारा पैसा वापस नहीं कर ठीक देते, है। है ना? तो ताकि जो सुन रहे हैं उनको अगर अंडरस्टैंडिंग बनानी हो तो बोल सकते हैं मोर और लेस होम लोन को ही हम लोग यहाँ मॉर्गेज बोल देते हैं, तो हाँ समझना जी, आसान हो हाँ जाएगा जी, उनको, हाँ क्योंकि जी, जो हाँ लोग जी, इंडिया में बैठे हैं, सेम ही चीज़ है। क्योंकि उनको जब मॉर्गेज बोलते हैं, मैंने बहुत टाइम ऐसा देखा है कि वो रियल एस्टेट समझ लेते हैं, हाँ जी, यू नो प्रॉपर्टी वाला काम समझ लेते हैं, बट मॉर्गेज इज स्पेसिफिकली जो होम लोन की हम बात करने वाले हैं, राइट। तो अनमोल भाई, सबसे पहले ना बैंक की करियर की बात करेंगे कि अगर आपको बैंकिंग के ना, सुनील जी आए थे कुछ दिन पहले हमारे हाँ जी, पॉडकास्ट हाँ में, हिज ह्यूज 17 हाँ ईयर्स ऑफ जी, एक्सपीरियंस इन बैंकिंग। उन्होंने बताया था कि मॉर्गेज का भी एक अच्छा सा डिपार्टमेंट होता है बैंक के हाँ अंदर जी, ना, और अच्छा करियर है अगर कोई करना चाहता है तो। और मैंने ये भी ट्रेंड देखा है कि मोस्टली जो, मैंने उस पॉडकास्ट में भी बोला था कि मोस्टली जो पुराने मॉर्गेज एजेंट्स हैं, अच्छे या बुरे मैं नहीं कहूँगा, लगभग सब ने पहले काम किया है बैंक में और फिर निकल के वो मॉर्गेज एजेंट वाली लाइन में चले गए हैं, राइट। तो थोड़ा सा ये बताओ कि अगर किसी को ना बैंक के साथ काम करना है एज ए मॉर्गेज एडवाइजर, तो क्या ट्रैक है, वो कैसे उसमें एंट्री कर सकता है, या उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए होती हैं? देखो, क्वालिफिकेशन से ज़्यादा ज़रूरी आपका स्किल है, आपकी पर्सनालिटी है, अगर आपको बैंक के साथ मॉर्गेजेस में काम करना है तो। अगर मैं अपनी पर्सनली बात करूं तो जब मैं बैंक में मॉर्गेज एडवाइज़र बना, मेरे को वो जॉब मिली, तो मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था, ना मॉर्गेज का ना बैंकिंग का, ठीक है। ठीक है। तो मैंने उस जॉब के लिए अप्लाई किया, इवेंचुअली एक इंटरव्यू तक पहुंचा मैं, और वो इंटरव्यू में आप, ओके, इसको मैं एक और तरीके से बोलता हूँ, जो मॉर्गेज जो है कि जो जॉब है, ऐसा लोग समझते हैं कि बैंकिंग की जॉब है, नंबर्स की जॉब है, ठीक है। एसेंशियली मॉर्गेज एक सेल्स जॉब है, स्पेशली बैंक में या कहीं पे कहीं भी, पे भी? ओके, कहीं पे भी हो, ठीक है। ओके, आप सोल्यूशन सेल कर रहे हो, आप अपने आप को सेल कर रहे हो, आप अपने स्किल को सेल कर रहे हो, है ना। ये सब करने के दौरान आप मेक श्योर कर रहे हो कि जो आपके क्लाइंट हैं जो आपके पास आ रहे हैं, उनका सबसे बड़ा जिंदगी का जो फैसला है, एक फाइनेंशियल डिसीजन है अबाउट बाइंग अ हाउस, आप उसमें उनकी हेल्प कर रहे हो, मेक सेंस, है ना। 100%। तो ट्रैक उसका यही है कि आप अप्लाई करें ठीक है। मॉर्गेज एडवाइजर की जॉब के लिए, किसी भी बैंक में अगर जॉब है, ठीक है। डायरेक्टली मिल जाती है बिना कई बार क्या होता है कि लोगों को लगता है कि पहले बेसिक जाएं बैंक में, बेसिक स्टार्ट करें, जैसे क्या बोलते हैं, FSR होते FSR, हैं, या हाँ जी, अलग अलग जगह अलग अलग बोल हाँ देते हैं, जी, चीज़ें बोल टेलर देते हैं, हैं, FSR टेलर्स हैं, हैं, राइट। फाइनेंशियल एडवाइजर हैं। बट मैं पूछना चाह रहा हूँ कि अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कोई एजुकेशन नहीं है, आप डायरेक्टली भी अप्लाई कर सकते हो, राइट? कर सकते हो, कुछ एजुकेशन होनी तो ज़रूरी है कि, क्या एटलीस्ट ग्रेजुएट हो, बट क्योंकि बैंक मैंने में काम कर रहे हो ऐसे भी मॉर्गेज एडवाइजर्स को मैं जानता हूँ जिनके पास हाई स्कूल था सिर्फ, ठीक है। और बट वो 5 साल कार सेल्स की जॉब करी है किसी ने, तो उनका वो एक स्किल है उनके पास। ठीक है, ठीक है। मैं आपको कोई बैंक का नाम लेने के लिए नहीं बोलूँगा, कोई जर्नल एक आइडिया दे पाओगे कि अगर बैंक में मॉर्गेज एडवाइजर का काम कर रहा है बंदा, तो पहले तो मुझे ये बताओ कि वो सैलरीड होता है या कमीशन बेस होता है? सो मोस्ट बैंक में कमीशन बेस्ड होता है, देर इज़ नो सैलरी एट ऑल? नो सैलरी। कई बैंक्स में आपको स्टार्टिंग में एक गारंटीड ड्रॉ मिलता है, जिसमें कि लेट्स से कि मैं एक नंबर बोल देता हूँ, $2000 महीने का, वो आपको पहले 5-6 महीने तक देंगे। उसमें ऐसा होगा कि $2000, या फिर अगर आपने उस महीने के अंदर कोई मॉर्गेज क्लोज करी है, उसका जो भी कमीशन बनता है, तो जो भी हायर होगा वो मिल जाएगा आपको, बट कम से कम 2000 मिलेगा। तो ये 2000 कंपेरेबल ही है या बिल्कुल आपने बिल्कुल एक आइडिया? प्रिटी मच कंपेरेबल है, क्योंकि मैं ये आइडिया देना चाह रहा हूँ, क्योंकि आज के दिन कभी भी कोई, देखो जो रो बच्चे हैं ना, जिनको डिसाइड करना है कहाँ जाना है, उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, खासकर कनाडा के अंदर, क्योंकि इन्फ्लेशन इतनी हाई है कि बेसिक जॉब सैलरीज के ऊपर तो कोई घर चलते नहीं है आजकल, राइट। तो इसलिए मैं साथ साथ ये आइडिया लेता रहूँगा आपसे कि, तो ठीक है, वेल एंड गुड है। कमीशन स्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं तो कैसा कमीशन स्ट्रक्चर होता है? कमीशन स्ट्रक्चर देखो, बैंक का अगर हम बात करें तो थोड़ा डिफरेंट है फ्रॉम जब आप ब्रोकर चैनल में आ जाते हैं, तो मिलता कमीशन आपको मॉर्गेज अमाउंट के ऊपर ही है, ठीक है। उसका कुछ फ्रैक्शन, उसका कुछ परसेंटेज मिलता है, तो जितना काम करोगे उतना, जितना आप मॉर्गेज क्लोज करोगे, जितना आपका टोटल वॉल्यूम होगा मॉर्गेज क्लोज करने का, उसके हिसाब से आपको जो भी आपका कमीशन, उस बैंक का स्ट्रक्चर है, उस हिसाब से आपको मिल अगर जाएगा। डिसेंट स्किल्स किसी के पास सेलिंग की है और डिसेंटली वो थोड़ा काम कर रहा है, मैं नहीं कह रहा हाई स्किल्स, डिसेंट, तो कितना बना सकता है वो साल में बैंक एडवाइजर में, आई मीन मॉर्गेज एडवाइजर की जॉब बैंक में?
नियर फिगर कोई रेंज 50 60 70 कितना? हाँ 60-70 हज़ार 6 फिगर तक भी जा सकते हो। अगर आप डिसेंट स्किल कर रहे हो, अगर आप बहुत अच्छे से काम कर रहे हो तो 7 फिगर भी जा सकते हो आप। ओके, ये तो इसका मतलब बहुत अच्छा करियर जी है। जी क्योंकि आमतौर पर लोगों को स्टार्टिंग में शायद 30 40 हज़ार से स्टार्ट करनी पड़ जाती है, राइट? वेल एंड गुड, ठीक है। मैं बैंकिंग वाला करियर बड़ा सिंपल सा लग रहा है, इस पर ज़्यादा बात करने को मेरे ख्याल से कुछ ज़्यादा बचा नहीं है। मैं अब आपसे क्विकली ये पूछना चाहूँगा कि जो मैंने आपको अभी एक स्टेटमेंट बोली थी कि मोस्टली लोगों ने बैंक में पहले काम किया और फिर मॉर्गेज एडवाइजर बन गए, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि एक बैंक की जो जॉब है ना वो एक सिक्योरिटी के साथ भी आती है। एक तो वही जो हमने बात करी, जो गारंटीड ड्रॉ मिल रहा है ठीक है। कि लगा लें $2000 आपको हर महीने मिल रहा है पहले 6 महीने के लिए। मैं आपको यहाँ रोकूंगा क्योंकि शायद मुझे रिफ्रेजिंग करनी पड़ेगी मेरे क्वेश्चन की। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि बैंकिंग जॉब छोड़ के मॉर्गेज एजेंट क्यों? ओके, हाँ ये बहुत बहुत अच्छा सवाल है ये। इसलिए क्योंकि कोई भी अपने हाथ पे हथकड़ी नहीं देखना चाहता इन टर्म्स ऑफ ऐसा नहीं मैं बोल रहा कि बैंक में काम करोगे तो आपको जेल हो जाएगी। इन टर्म्स ऑफ कि जो ब्रोकर चैनल है, जो ब्रोकर साइड है, वहां पे ऑप्शंस एंडलेस हैं। ठीक है जी। अब मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप एक कोई भी किसी भी इंडस्ट्री का एग्जांपल ले लो, आप कार का एग्जांपल ले लो। ठीक है। आप किया के शोरूम में काम कर, ठीक है। कंपनी में काम कर रहे हो, तो आप उसी कंपनी की गाड़ी बेच रहे हो। ठीक है। फिर उसके बाद आप आ जाते हो एक ऐसी डीलरशिप में जहाँ पे 6 अलग अलग कंपनियों की गाड़ियां बिक रही हैं। ठीक है। तो आपका जब क्लाइंट आएगा आप उसको 6 अलग अलग ऑप्शंस दे सकते हो। तो जो ब्रोकर साइड का मूव है ना, ये आपके लिए नहीं है, ये मॉर्गेज एजेंट के लिए नहीं है, ये आपके क्लाइंट के लिए है। क्योंकि आप सिर्फ एक ही बैंक के प्रोडक्ट सेल कर सकते हो वहाँ, तो मेरे को ना चाहते हुए आपको बोलना पड़ेगा कि यही बैंक का प्रोडक्ट सबसे अच्छा है आपके लिए। मेक सेंस 100%। एंड दूसरा मुझे ऐसा भी लग रहा है कि क्योंकि बैंक में भी अगर वो कमीशन बेस ही कमा रहा है, राइट? हाँ जी तो अगर वो उस तरह में जाता है तो कम से कम अपना सेल्फ एम्प्लॉयड भी है उसके अंदर, जी राइट? जी। ओके, दिस इज वेल एंड गुड। लेट्स स्टार्ट विद द रियल थिंग नाउ कि जो मॉर्गेज एजेंट का जो एंट्री है, जो करियर है एज अ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, उसकी स्टार्टिंग कहाँ से होती है? उसको करने के लिए कोई कोर्स करना पड़ता है? पहले तो मुझे ये बताइए कि ये लाइसेंस्ड रेगुलेटेड प्रोफेशन है? हाँ जी परफेक्ट। तो इसके लिए कौन सा कोर्स करना पड़ता है? सो अभी जो करंट गाइडलाइंस हैं उसमें मॉर्गेज एजेंट जब आप बनते हो तो आप मॉर्गेज एजेंट लेवल 1 बनते हो। उसके लिए एक एग्ज़ाम होता है, मॉर्गेज एजेंट लेवल 1 का एग्ज़ाम। ओंटारियो में 3 एजेंसीज हैं जो ये ऑफर करती हैं कोर्स और एग्ज़ाम। एक है आपकी मॉर्गेज प्रोफेशनल्स कनाडा MPC, ठीक है। दूसरी है आपकी कनेडियन मॉर्गेज ब्रोकर्स एसोसिएशन का ओंटारियो चैप्टर है, सिम्बा बोल देते हैं इसको। ठीक है। और तीसरी है रीमिक, रियल एस्टेट एंड मॉर्गेज इंस्टीट्यूट ऑफ कनाडा। तो आप इन तीनों की वेबसाइट पे जा सकते हैं और किसी का भी एक कोर्स ले सकते हैं और उस पर आप अपना रजिस्टर करके नॉमिनल से एक फ़ीस है कुछ $350 मेरे ख्याल से आज की डेट में फ़ीस है इसकी। वो एग्ज़ाम आपको कोर्स मटेरियल मिल जाएगा, आप पढ़ाई कीजिए, एग्ज़ाम बुक कीजिए, ऑनलाइन प्रॉक्टर्ड एग्ज़ाम होता है आपका और आप मॉर्गेज एजेंट लेवल बन सकते हैं। वेल आपने बड़ा क्विकली जो थी वो स्टोरी बता दी पूरी की पूरी, पर मुझे इसको थोड़ा तोड़ना पड़ेगा। मैं समझ सकता हूँ क्योंकि मेरा टच रहा है इंडस्ट्री से, बट जो व्यूअर्स हैं शायद उनको नहीं है। तो आपने 3 बॉडीज़ बताई जहाँ से एक कोर्स को किया जा सकता है। सबसे सेम ही रहता है सब कुछ या कोई बेटर है कहीं से कुछ करना? देखो करिकुलम सेम है, तीनों का वो करिकुलम को डिलीवर करने का तरीका अलग हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि मान लीजिए चैप्टर 1 में 1.1 चैप्टर में कोई एक चीज़ एक जगह है, दूसरे एजेंसी की उस टॉपिक दूसरा है, बट ओवरऑल करिकुलम सेम है। तो आप तीनों में से किसी के पास भी जाएं, एग्ज़ाम पास करें, आपको जो डेजिग्नेशन मिलेगी वो सेम मिलेगी। ओके। आपको जो सर्टिफिकेशन मिलेगी वो सेम मिलेगी। ओके, तो इसमें कोई मिनिमम आवर्स है? मिनिमम जितने आपको पढ़ना पड़ता है 2 दिन में कर दो चाहे चाहे आप 2 दिन में कर दीजिए। वाओ, हाँ जी, दैट्स नाइस। और ऑनलाइन हो जाता है सब कुछ ऑनलाइन हो जाता है। वैसे फिजिकल क्लासेस भी हैं इन पर्सन? कुछ इन तीनों में से कुछ एजेंसीज हैं जो ऑफर करते हैं, कुछ ऑनलाइन क्लासेस भी ऑफर करते हैं, इन क्लास ऑनलाइन। तो तीनों ऑप्शंस हैं आपके पास। ओके, कुछ रिकमेंडेशन है कि ऑनलाइन करना बेटर है कि क्लास में जाके? देखें डिपेंड करता है कि आपकी अवेलेबिलिटी क्या है, सर्कमस्टेंसेस क्या हैं, आप कितना टाइम निकाल सकते हैं। देयर इज नो बेटर एंड लेस बेटर, राइट? ये बहुत सब्जेक्टिव है ये। मेरे केस में मैंने ऑनलाइन किया था, तो
मेरे को वो बेहतर लगा था। ठीक है। अभी तक मैं मोस्टली जितने मेरे जान पहचान के मोर्गेज एजेंट्स हैं सब ने मोस्टली ऑनलाइन ही किया है, जस्ट बिकॉज कि मोस्टली जब लोग इस लाइसेंस की तैयारी कर रहे होते हैं वो साथ साथ कुछ ना कुछ जॉब उनकी ऑलरेडी चल रही होती है, तो उसमें से इन क्लास का टाइम निकालना मुश्किल हो जाता है। वेल एंड गुड। तो जो आपने एक फिगर दिया लगभग 300-350 डॉलर जो लगते हैं, आई एम प्रीटी श्योर कि वो एग्जैक्ट अमाउंट आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा। ये कोर्स प्लस एग्जाम सब आ गया इसके अंदर या? इसमें कोर्स प्लस एग्जाम आ गया। ओके। इसके बाद थोड़ा आपका एक्सपेंस और भी है, वो लाइसेंस लेने का है। हाँ जी। तो मान लो आपने कोर्स किया, लेट्स से कि एक हफ्ते में पढ़ाई की, एग्ज़ाम दिया, आप पास हो गए, आपको सर्टिफिकेट मिल गया। आप पास अगर नहीं हुए हो तो आप एग्ज़ाम दोबारा दे सकते हो या कोर्स पूरे दोबारा करना पड़ेगा आपको? आपको रजिस्टर दोबारा करना पड़ेगा एग्जाम देने के लिए। तो कोर्स अगर आपको दोबारा पढ़ना है तो पढ़ें, अगर आपको लगता है कि आप बिना पढ़े ही दोबारा एग्जाम दे के पास हो सकते हैं, बट वो आपको पेमेंट दोबारा करनी पड़ेगी। ठीक है, वेल एंड गुड। आपके पास सर्टिफिकेट आ गया, हाँ जी। है ना? नाउ व्हाट्स द नेक्स्ट स्टेप? अगला स्टेप है आपको एक ब्रोकरेज ढूंढनी है जिसके साथ आप काम करना चाहते हैं। ये ब्रोकरेज क्या होता है या? हाँ, तो मॉर्गेज ब्रोकरेज एक ऐसी कंपनी है, कंपनी होगी, बहुत सारी मॉर्गेज ब्रोकरेजेस हैं जिसके अंडर एक मॉर्गेज ब्रोकर होगा। ठीक है। ठीक है, उस मॉर्गेज ब्रोकर के अंडर एक नया मॉर्गेज एजेंट काम करेगा। ओके। ठीक है, सो मैं आपको एक सिंपल शब्दों में एक चीज समझाता हूँ। ठीक है। कि मान लीजिए कि मैं आज एक मॉर्गेज एजेंट बन गया। अभी आप मेरे पास आते हैं कि अनमोल भाई आप मेरे को मॉर्गेज चाहिए मेरे को। ठीक है। अब कागजों पे हम जो मर्जी करते रहे, एट द एंड ऑफ द डे तो पैसा देना है ना आपको, मेरे को आपको पैसा प्रोवाइड करवाना है। अब वो मेरे पास घर पे तो पड़ा नहीं है, तो मेरे को किसी बैंक के पास, किसी लेंडर के पास जाना पड़ेगा पैसा लेने के लिए। ठीक है, तो वो उस सारे प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करने के लिए, गाइडलाइंस के बीच में रखने के लिए, क्योंकि एक या दो मॉर्गेज एजेंट नहीं है ओंटारियो में या कनाडा में, बहुत सारे हजारों मॉर्गेज एजेंट। तो वो सबको एक गवर्न करने के लिए ऐसे ब्रोकरेजेस हैं जिनके पास लाइसेंसिंग है टू एडमिनिस्टर ऐसे मॉर्गेजेस, है ना। यानी कि जो चेक पॉइंट बनाने के लिए थोड़ा स्ट्रीमलाइन कर दिया कि हजारों मॉर्गेज के एजेंट्स के ऊपर इंडिविजुअल चेक रखने की बजाय कुछ ब्रोकरेजेस के ऊपर रखो जो कि आगे प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करेंगे। वेल एंड गुड। तो आपने ब्रोकरेज ढूंढी, हाँ जी। व्हाट्स नेक्स्ट? आपने ब्रोकरेज ढूंढी, फिर आपकी जो ब्रोकरेज है वो लाइसेंसिंग आपके लिए अप्लाई करेंगे, आपको ऑनबोर्ड करेंगे। तो आप खुद नहीं कर सकते हो लाइसेंसिंग अप्लाई? नहीं, आपको एक ब्रोकर चाहिए उसके ठीक लिए। है। ठीक है। वो करेंगे और आपका लाइसेंसिंग बॉडी को आप अप्लाई करेगी आपकी ब्रोकरेज। ठीक है। यूजुअली 10 से 12 दिन लगते हैं, कभी कभी थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है। उसमें बैकग्राउंड चेक होता है, उसमें आपका कई बार रेफरेंस चेक्स भी होते हैं जो भी आपने एप्लीकेशन में अपने लिखा है जॉब्स के लिए। ठीक है। तो लगा के चलिए 2 से 3 हफ्ते के अंदर अंदर आपको ऑनबोर्डिंग हो जाती है आपकी उस ब्रोकरेज के अंदर। ठीक है। तो ये ब्रोकरेज आपने एक्सप्लेन किया कि ब्रोकरेज को ज्वाइन करना पड़ता है, पर मोस्टली मार्केट में ये भी सुनने को मिलता है कि भाई कौन सी टीम ज्वाइन किया आपने। हाँ जी। तो ये टीम और ब्रोकरेज सेम है या डिफरेंट है? तो कैसे डिफरेंट है? सेम भी हो सकती है, डिफरेंट भी हो सकती है। ठीक है, डिपेंड करता है। हाँ जी, डिपेंड करता है कि आपकी ब्रोकरेज का क्या साइज है और आप किसके साथ ज्वाइन कर रहे हैं। ओके ओके जी। तो ब्रोकरेज के अंडर बहुत सारी टीम्स हो सकती हैं। ठीक है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अब हमारा एग्जांपल अगर आप ले लीजिए, तो मैं जिस ब्रोकरेज में काम करता हूँ उसके अंडर हमारी एक टीम है। ठीक है। तो हमारी टीम में जैसे मैं हूँ, मेरे ऐसे और 20 एजेंट और हैं। ठीक है, मेक सेंस। ये कितना इंपॉर्टेंट स्टेप है फाइंडिंग ए ब्रोकरेज और टीम? आई थिंक यही सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है, क्योंकि जो हमने स्टार्टिंग में बात करी थी मेंटरशिप की और गाइडेंस की। ओके, दैट्स अ गुड कोरिलेशन। हाँ जी, तो वो यहीं से आपको मिलेगा कि जिनके साथ आपने ज्वाइन किया है वो कितना सपोर्ट कर रहे हैं। नॉट जस्ट इस मामले में नहीं कि आपको आपकी फाइल पे कितना, मान लिया आप कोई मॉर्गेज कर रहे हैं किसी की, तो उस फाइल में आपको कितना सपोर्ट कर रहे हैं, उसके अलावा भी वो आपको एज एन इंडस्ट्री की क्या नॉलेज दे रहे हैं, है ना। कि गाइडलाइंस ऐसी हैं तो क्यों हैं, और इन गाइडलाइंस को फॉलो करना है, क्या क्या करना सही है और क्या करना सही नहीं है। आई थिंक वो सबसे ज़रूरी चीज़ है। ओके ओके, दैट मेक सेंस। इस स्टेप के ऊपर जब आदमी ब्रोकरेज ढूंढ रहा है और या टीम ढूंढ रहा है, तो
क्या तरीका सबसे सही होगा, क्योंकि देखो वो नया बंदा है, वो इंडस्ट्री में लोगों को जानता भी नहीं है, कुछ भी नहीं करता है, तो कुछ आइडिया दे पाओगे कि कैसे एक अच्छी टीम को रीच किया जा सकता है? अगर तो आप कुछ मान लीजिए किसी को जानते हैं इस इंडस्ट्री के अंदर, तो उनसे बात करें। ठीक है। ठीक है कि अब एक दो तीन चार लोगों से बात करें। ठीक है। हर किसी का अपना एक्सपीरियंस होगा। कोई बोलेगा कि जिस टीम में मैं काम कर रहा हूँ यहाँ पे बहुत अच्छी गाइडेंस है, मेंटरशिप है, आप हमें ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है। कोई हो सकता है ऐसा भी बोले कि मैं इस टीम में हूँ, मैं तो सरवाइव कर गया, या फिर मेरे टाइम पे और सिचुएशन थी, अभी हमारा मान लीजिए उस टीम का गाइडेंस जो भी प्रोटोकॉल है वो अच्छा नहीं है, तो आप इस टीम की तरफ अपना रुझान ना रखें। ये तो आपको अलग अलग लोगों से बात करके ही पता चलेगा। और इसमें भी एक चीज और है चंद्र भाई कि मान लीजिए कि मैं आपके पास आता हूँ और मेरे को लगता है कि आप बहुत अच्छे मेंटर बन सकते हैं, मैं आपको ज्वाइन कर लेता हूँ। हो सकता है कोई और बंदा है उसके साथ आपका वो विजन अलाइन ना हो, है ना। सही बंदे का सही बंदे के साथ होगा, सही बंदे का गलत बंदे के साथ नहीं अलाइन हो सकता। तो वो सिमिलैरिटी होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि ये एक दिन दो दिन तीन दिन की बात नहीं है, लॉन्ग टर्म एक चीज में जा रहे हैं। ठीक है। तो आई फील, मैं बार बार ये चीज बोल रहा हूँ, विजन अलाइन होना और एथिक्स अलाइन होना बहुत जरूरी है। ठीक है। मैं अब एक चीज़ को थोड़ा सा पिक्चराइज करवाना कोशिश करूँगा कि जब आदमी ने सोचा मैंने मॉर्गेज का कोर्स लेना है, और जब उसको सर्टिफिकेट मिल गया, तब तक उसको $300-350 स्पेंड करने पड़ गए। अब उसके बाद सर्टिफिकेट आ गया था, तब से उसने ब्रोकरेज ज्वाइन कर ली, कोई टीम ज्वाइन कर ली। इस बिटवीन उसका कितना खर्चा हो जाता है और किस किस चीज़ में हो जाता है? इस बिटवीन उसका मेन खर्चा एक ही है, जो है लाइसेंसिंग का। आपको लाइसेंस लेना है, वो हर साल आपका रिन्यू होता है। नए एजेंट का लाइसेंस, एजेंट लेवल 1 का आई बिलीव $950 के आसपास है आज की डेट में। 800 से 1000 मान लें। 800 से 1000 मान लीजिए। हाँ जी, ठीक है। हाँ जी, तो ये खर्चा है। तो ये लाइसेंसिंग का जो एक तरीके से गवर्निंग जो बॉडी है उसको जाता हाँ है। जी। और इसके अलावा ब्रोकरेज में उसका क्या खर्चा है इनिशियली जब वो ज्वाइन कर रहा है तो? ब्रोकरेज में वो डिपेंड करता है कि आपकी ब्रोकरेज का क्या सेटअप है। ठीक है। उसमें कोई ब्रोकरेज, अगर हम नॉर्मल मान के चलें तो आप मान लीजिए कि महीने का खर्चा आपका $200 से $300 हो जाता है। ठीक है। उसमें ब्रोकरेज टू ब्रोकरेज डिपेंड करता है। कुछ ब्रोकरेज की फीस होती है, ठीक है। वो आपको मार्केटिंग मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं, पेरोल का सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, डिपेंडिंग ऑन, हर ब्रोकरेज का अलग है। ठीक है। उसके अलावा आपका पर मंथ का जो खर्चा है वो जब आप मॉर्गेज करते हैं, क्रेडिट ब्यूरो पुल करते हैं किसी का। चलो वो एक नेक्स्ट स्टेप हो गया। यहाँ इंश्योरेंस भी होता है क्या? हाँ जी, इंश्योरेंस भी कराना पड़ता है? एरर्स एंड इवेंट ओके। उसका है। उसमें कितना रुक जाता है? वो मोस्टली ब्रोकरेजेस के थ्रू ही होता है वो, है ना। तो उसमें आपका साल का अगर आप लगा के चलें तो अलग अलग आपके उस पर डिपेंड करता है कि आप किस लेवल पे हैं अपनी जर्नी में। तो आपको 500 से 1500 कहीं तक भी हो सकता है वो एनुअल। एनुअल। ओके। तो मोटा मोटी मुझे ये समझ में आ रहा है कि जब उसने सोचा मॉर्गेज कोर्स करने का और वो ऑन बोर्ड हो गया, तब तक उसको $300-350 कोर्स करने के, लगभग $800-900 उसको लाइसेंस जो गवर्नमेंट को जाएगा फीस उसका, तकरीबन $150 से $200 ब्रोकरेज की पर मंथ की फीस जिसमें वो आपको फैसिलिटीज़ दे देंगे, और प्लस 500 के आसपास आपका इंश्योरेंस का खर्चा हो जाएगा। तो ये सब में आपका एक बिजनेस मॉर्गेज का स्टार्ट हो जाएगा। एक चीज़ मैं इसमें और ऐड करना चाहूँगा कि जो लाइसेंसिंग का जो खर्चा है $800 से $900 जो हमने, या $950 जो बोला है, वो डिपेंड करेगा कि आप साल में कब ज्वाइन कर रहे हो। वो जो आपसे चार्ज करेंगे वो प्रोरेटेड होता है। ठीक है। तो अप्रैल टू मार्च चलता है। अप्रैल टू मार्च चलता है वो। अगर आप जनवरी में ज्वाइन कर रहे हो तो आपको सिर्फ 2 ही महीने का देना है उस टाइम पे, 3 महीने का देना है। कूल। फिर उसके बाद दोबारा 1 अप्रैल से 1 अप्रैल से आपको फिर पूरे साल का देना होगा। तो ये एक अच्छी चीज लगती है मेरे को इसमें। ठीक है। ठीक है। वेल एंड गुड। बैंक में हमने बात किया था कि कितना सैलरी या कितना मनी आदमी कमा सकता है, अर्न कर सकता है। यहाँ जब वो इंडिपेंडेंट हो गया है तो यहाँ तो 100% कमीशन बेस ही होगा, क्योंकि ये आपका बिजनेस है। तो ये स्ट्रक्चर कैसी होती है? ये स्ट्रक्चर होता है कि आपको कमीशन कितना मिलेगा, 2 चीज़ों पे डिपेंड करता है ये। एक तो ये है कि वो पर्टिकुलर लेंडर जो है, क्योंकि देखो इसमें जो कमीशन है ना वो लेंडर से मिलता है। लेंडर का मतलब है बैंक जो लैंड करने वाला है। मे बी बैंक है, क्रेडिट यूनियन है, कोई भी है जिससे भी आप पैसा ले रहे हैं अपने क्लाइंट के लिए, वो आपको पैसा देते हैं। ठीक है। फॉर द मोस्ट पार्ट 90 to 95% केसेस में ऐसा ही होता है। ठीक है। वो बैंक ने, वो लेंडर ने
एक ऑलरेडी आपको पता होता है कि इतनी मॉर्गेज है, इतने साल के लिए मॉर्गेज हो रही है, तो आपको कितनी कमीशन मिलेगी, ठीक है, कितनी % उसका आपको मिलेगा, वो आपको पता होता है पहले। ओके। इंडस्ट्री स्टैंडर्ड क्या है लेंडर की तरफ से, कितना का आता है? आप लगा के चलें कि 0.8 to 1% 1% एक बेंचमार्क सा मान सकते बेंचमार्क हैं लगा सकते हो इसको। जो लेंडर रिलीज करता है। उसके बाद उसमें कई हिस्सेदारी होती है। जी, उसके बाद उसमें आपकी ब्रोकरेज की हिस्सेदारी होती है। ठीक है। अब ब्रोकरेज की कितनी हिस्सेदारी होएगी, ये भी डिपेंड करता है कि जब आपने इनिशियली वो ब्रोकरेज ज्वाइन करी थी, उन्होंने आपको क्या ऑफर किया था और आपने क्या एक्सेप्ट किया था। वो डिपेंड करेगा आपके एक्सपीरियंस के ऊपर, वो डिपेंड करेगा आपके स्किल के ऊपर, वो डिपेंड करेगा कि आपको कितना सपोर्ट चाहिए ब्रोकरेज से। मेक सेंस। आपकी चिंता को थोड़ा कम करता हूँ आपकी टेंशन को थोड़ा कम करता हूँ। इसको दो पार्ट में समझते हैं। एक बिल्कुल नया जो आ रहा है, हाँ जी, राइट, बिल्कुल नया है हाँ जो, जी, हाँ जी। उसको क्या स्प्लिट्स करने पड़ जाते हैं। मैं सिर्फ एक ओवरऑल पूछना चाह रहा हूँ, जी। और मैं यहाँ डिस्क्लेमर भी देना चाहता हूँ सारे लिसनर्स को। जो भी फिगर्स की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, चाहे वो हमने कोर्स फीस की बात की हो, चाहे हम अर्निंग्स की बात कर रहे हैं, ये कोई फैक्चुअल ऐसा कोई डाटा को हम रेफर नहीं कर रहे हैं। ये पर्सनल एक्सपीरियंस से इंडस्ट्री स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं। इससे कम वाले भी आपको मिलेंगे, इससे ज़्यादा वाले भी आपको मिलेंगे, राइट। तो अगर हम सोचेंगे नया बंदा है, वो ब्रोकरेज में लगा है, तो व्हाट इज़ द XYZ अमाउंट जो 1% में था, उसमें से कितना उसको ब्रोकरेज के साथ शेयर करना पड़ता है, या उस तक कितना पहुंचता है? जी, तकरीबन अगर हम एक ब्रॉड फिगर की बात करें, 50 to 65% ब्रोकरेज एजेंट को मिल जाएगा, एंड 35 to 50% बीच में चला जाएगा, ब्रोकरेज ले जाएगी। वो जो 15% का जो गैप है, ये वो आपकी नेगोशिएशन है। ओके ओके। और जब एक एक्सपीरियंस्ड बंदा है जो अच्छा बिजनेस कर रहा है, राइट, ब्रोकरेज को दे रहा है, तो उसकी कहाँ तक मैक्सिमम रीच होती है, कहाँ तक जा सकता है? अगेन एक रेंज देता हूँ आपको, 80 to 95% तक, 90-95% तक जा सकते हैं। तो 50-60 से स्टार्ट करके यू कैन गो अप टू 90 तक। जी। ओके, दैट मेक सेंस। वेल एंड गुड है। तो यहाँ से मेरे ख्याल से व्यूअर्स आइडिया लगा पाएंगे कि लेट्स से कि अगर 1 मिलियन की प्रॉपर्टी है कोई, तो उसका 1% कितना होता है, और आप बिल्कुल नए हो तो 50-60% उसका, और आप नए थोड़ा एक्सपीरियंसड हो तो उस 1% का 90% तक आपको जा सकता है। 90%। एंड देन यू कैन कैलकुलेट कि एक साल में आपने कितनी डील की है, 5 डील की है, 7 डील की है, 10 डील का आप एवरेज ले रहे हो, तो आप अपना एनुअल जो है वो एक अर्निंग, एक उसकी स्पेकुलेशन ही कर सकते हो कि आपको कितनी मिलने वाली है। ओके, वेल एंड गुड, ये ठीक है। अच्छा, आपने जब इसको स्टार्ट किया ना, कि मैंने डेजिग्नेशन का नाम लिया, तब आपने बोला मॉर्गेज एजेंट लेवल 1। हाँ जी। और कितने लेवल हैं इनमें? डेजिग्नेशंस कहाँ कहाँ तक जाती हैं? मॉर्गेज एजेंट के 2 लेवल होते हैं, मॉर्गेज एजेंट लेवल 1 और मॉर्गेज एजेंट लेवल 2। ठीक है, क्या डिफरेंस है इनमें? डिफरेंस इनमें चंद्र भाई ये है कि मॉर्गेज एजेंट लेवल 1 जो है, वो आपको सिर्फ और सिर्फ उन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से मॉर्गेज दिला सकते हैं जो नेशनल हाउसिंग एक्ट के अंडर रजिस्टर्ड हैं, जिसमें अगर मैं सरल शब्दों में बात करूं तो जो आपके बैंक्स हो गए, क्रेडिट यूनियंस हो गई, इन लेंडर्स के थ्रू आपको दिलवा सकते हैं। मोनोलाइन लेंडर्स हम बोल देते हैं, वो भी एक अलग चीज है। मोनोलाइन का मतलब समझाओगे? मेरे को मालूम था आप बोलोगे। इसका मतलब ये है कि अब जैसे बैंक है फॉर एग्जांपल, उसमें मॉर्गेजेस भी होती हैं, उसमें कार लोन भी मिलता है, उसमें लाइन ऑफ क्रेडिट भी मिलती है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। मोनोलाइन लेंडर का ये मतलब है कि एक ऐसी कंपनी जो कि सिर्फ और सिर्फ मॉर्गेजेस में डील करते हैं। परफेक्ट, नाम से भी क्लियर है। मोनो लाइन, मोनो मीन्स वन, लाइन मीन्स स्ट्रीम, जिनके पास एक ही प्रोडक्ट है, मॉर्गेजेस। हाँ जी। वेल एंड गुड, थैंक यू सो मच। मेरे को जैसे ही मैंने बोला, मेरे को मालूम था आप मेरे सारे पॉडकास्ट देखते हो। थैंक यू भाई, थैंक यू। तो या लेट्स गेट बैक टू दैट। सो लेवल 1 में आ गया, और लेवल 2? लेवल 2 में लेवल 2 के लिए आपको एक अलग से एग्जाम देना पड़ता है। ठीक है। और फिर उसके बाद आपको लेवल 2 का सर्टिफिकेशन मिलती है। उसमें आप एवरीथिंग जो लेवल 1 में कर रहे हो वो, प्लस आप जिसको हम आम भाषा में प्राइवेट मॉर्गेजेस बोल देते हैं, ओके, उसके अंदर आती है मॉर्गेज इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशंस, सिंडिकेट्स, कोई इंडिविजुअल प्राइवेट लेंडर्स, ब्रोकर्स, इन सब का से भी आप लेंडिंग करवा सकते हो। मॉर्गेज एजेंट लेवल 2 बनने के लिए आपको पिछले 2 साल में कम से कम 12 महीने मॉर्गेज एजेंट लेवल 1 की सर्टिफिकेशन मेंटेन करनी जरूरी है। यानी कि डायरेक्टली मॉर्गेज एजेंट 2 का नहीं दे सकते हैं। ग्रेट। इसके बाद क्या लेवल आते हैं? इसके बाद आप मॉर्गेज ब्रोकर बन सकते हैं।
मोर्गेज एजेंट के लिए यही दो हैं। अगर आप कल को अपनी ब्रोकरेज खोलना चाहते हैं, जैसे हमने बात करी कि एक ब्रोकरेज होती है, उसके अंदर ब्रोकर होता है, उसके अंदर मोर्गेज एजेंट होते हैं। सो अगर आप एक स्टेप और ऊपर जाना चाहते हैं ठीक है, तो आप मोर्गेज ब्रोकर का एग्जाम उसके लिए क्या क्वालिफिकेशंस चाहिए? उसके लिए आपको 2 साल का मोर्गेज एजेंट का सर्टिफिकेशन लेवल चाहिए। 1 भी चलेगा? लेवल 1 भी चलेगा। लेवल 2 होना ब्रोकर के लिए ज़रूरी है, तो वो हो जाता है उसके अंदर ही। तो अभी मान के चले मोर्गेज एजेंट लेवल 2 जो है वो फिर आगे मोर्गेज ब्रोकर बन सकता है। ठीक है, ठीक है। और मॉर्गेज ब्रोकर अपनी खुद की ब्रोकरेज भी स्टार्ट कर सकता है? अपनी स्टार्ट कर सकता है मोर्गेज। और मॉर्गेज एजेंट नहीं कर सकता? मोर्गेज एजेंट नहीं कर सकता। वेल एंड गुड। इस बात को मैं और कॉम्प्लेक्स नहीं बनाऊंगा, हाँ, क्योंकि वो ये इतनी बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगी कि समझना मुश्किल हो हाँ जी। जाएगा। बट वेल एंड गुड, मुझे अभी तक बहुत मज़ा आया है। इतनी ग्राउंड लेवल पे हमने बात की है। क्योंकि आमतौर पे क्या होता है कि आदमी एक लिंक पे पहुंचता है कुछ देखने के लिए, फिर कोई मिसिंग होती है दूसरे लिंक पे, वो पहला छूट जाता है उससे, फिर वो तीसरे लिंक पे पहुंचता है। पर ये बड़ा स्ट्रीमलाइन लगा है मुझे प्रोसेस। पेशेंस बनाए रखने के लिए एक बार फिर से थैंक यू मेरे भाई। थोड़ी सी और टॉक को आगे बढ़ाएंगे, और वो मेरा अब इंटरेस्टिंग टॉपिक स्टार्ट होने वाला है। यहाँ तक तो मैं फिर भी मानता हूँ कि कैसे तैसे करके बंदा इन्फॉर्मेशन निकाल लेगा कि कैसे उसने अपना करियर स्टार्ट करना है। अब आती है बात, करियर में आप आ गए हो, राइट? अब आपकी लाइफ कैसी बन जाती है? तो इसको हम 2 पार्ट में लेंगे। पहला पार्ट तो हम ये देखेंगे एज ए प्रोफेशन, जब कैसा प्रोफेशनल एनवायरनमेंट है, कैसे आप काम कर रहे हो, घर से कर रहे हो, कॉल्स पे कर रहे हो, या ऑफिस जाना पड़ता है, उस टाइप के एनवायरनमेंट के बारे में बात करो कि जब फुल एक आदमी ने अपना लाइसेंस लेके स्टार्ट कर दिया है काम, अब उसकी लाइफ में कैसा वर्क होने वाला है। चंद्र भाई, इस प्रोफेशन में ना आपको फ्रीडम बहुत ज़्यादा है। ठीक है। आप कैसे भी अपना दिन प्लान कर सकते हो। आप अच्छे के लिए भी प्लान कर सकते हो, बुरे के लिए भी प्लान कर सकते हो। आपका खुद का डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। जब आप कोई भी नया एजेंट है, मेरी एक एडवाइस रहती है कि आप जितना ऑफिस में जा सकते हो अपना, जितनी अपनी ब्रोकरेज में जा सकते हो, उतना आपको बेनिफिट मिलेगा। वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि जब आपने पढ़ लिया, ऑनलाइन पढ़ लिया, आपने सब कुछ देख लिया, किताबें भी पढ़ ली, सब कुछ कर लिया, बट जो आप लोगों के अपने आसपास एक्सपीरियंस से सीखते हो, वो एक्चुअल इंडस्ट्री एक्सपीरियंस जो है वही आपको आगे जाके काम आता है। वो लोगों के असल लाइफ के एक्सपीरियंसेस हैं जो वो आपके साथ शेयर कर सकते हैं, जो आप 4-5 सीनियर मॉर्गेज एजेंट्स के बीच में बैठे हो। तो मेरे हिसाब से वो करना बहुत ज़रूरी है। आपके इस जवाब ने ना एक और क्वेश्चन पैदा कर दिया है। आमतौर पे मैंने देखा है कि मोस्टली ये जो करियर है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वाले, चाहे रियल्टर का हो, चाहे मॉर्गेज का हो, चाहे इंश्योरेंस का हो, मोस्टली मैंने देखा है लोग अपने ना फुल टाइम करियर जो भी काम कर रहे हैं वो उसके साथ में एक साइड हसल पाल लेते हैं। और फिर वो जो एक उलझन है ना कि कब वो फुल टाइम बनने वाला है, वो उसमें इतना टाइम लग जाता है कि शायद वो या तो इंडस्ट्री छोड़ देते हैं या वो टाइम कभी आता ही नहीं है ना? तो पहले तो मुझे ये बताओ कि क्या एज ए साइड हैसल, सिर्फ मॉर्गेज इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ, उसमें आदमी को आना चाहिए क्या नहीं आना चाहिए? देखिए, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ आपको। अब हर किसी की अपनी अपनी कैपेबिलिटी है। 100%। मेरे हिसाब से ये एक इतनी कॉम्प्लेक्स इंडस्ट्री है और देयर इज इतना कुछ है इसमें सीखने के लिए कि मेरे हिसाब से कि आपको फुल टाइम ही आना चाहिए इसके अंदर। आपकी लर्निंग उतनी ज़्यादा होगी, आप उतना ज़्यादा टाइम दे सकोगे। और साथ के साथ मैं ये भी बोलता हूँ कि फुल टाइम आना इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि आप 100% कमीशन में आ रहे हो। तो पहले सेविंग कर लेनी चाहिए। पहले सेविंग कर लेनी चाहिए। ये बहुत सारे बहुत लोग ऐसा, नए जो एजेंट्स हैं वो इस रास्ते से जाते हैं कि कुछ सेविंग्स रखते हैं, कुछ फॉल बैक हो, ताकि वो बिना किसी चिंता के बिल्स पे करने हैं, मॉर्गेज जानी है उनकी खुद की, इसकी चिंता के बिना वो इस इंडस्ट्री को अपना 100% दे सकें। एक चीज़ मैं और बोलता हूँ हमेशा, ये मे भी थोड़ी सी कॉन्ट्रोवर्शियल हो जाए, कि मैं एक चीज़ ये बोलता हूँ कि जब आप इस इंडस्ट्री में आए हो, अपने आप को, चाहे आप कितने भी अच्छे हो, चाहे आपको कॉन्फिडेंस बहुत ऊपर है, चाहे बहुत नीचे है, अपने आप को ईमानदारी से 2 साल देना फेल होने के लिए। अगर आप 2 साल इस इंडस्ट्री में टिक गए, देन स्काई इज द न्यू बिगिनिंग। वाओ वाओ, दैट्स अ बिग स्टेटमेंट। इसकी रील बनेगी एक। वेल, ये बात क्लियर है आपके बातों से कि एक हिंट ही है, आपने बिल्कुल लाउडली तो नहीं बोला, पर हिंट है कि कोशिश करो, अगर फुल टाइम कर सकते हो तो ये फुल टाइम करियर ही है, साइड हैसल वाला ऐसा करियर है नहीं। ओके, वेल एंड गुड, आप करियर के अंदर आ गए हो। अब इसके अंदर 2 ही चीज़ें होंगी, या तो आप सक्सेस होगे या आप अनसक्सेसफुल हो जाओगे। सक्सेसफुल होने के लिए
आदमी के पास कौन कौन सी स्किल्स का होना जरूरी है इस इंडस्ट्री के अंदर? चाहे वो आप 2-3 जितनी भी मिनिमम से मिनिमम बता पाओगे, आई विल बी हैप्पी। मैं बोलूँगा एक तो विलिंगनेस टू लर्न, आपको सीखने की वो होनी चाहिए कि आप सीखना चाहते हो सीखना। आई थिंक दिस इज नॉट अ जनरल स्टेटमेंट, क्योंकि इस इंडस्ट्री के अंदर चीज़ें चेंज होती रहती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आपको अपडेट रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपने आज एक चीज़ सीख ली तो वो अगले साल भी वही चीज़ वैलिड होगी। वेल एंड गुड, क्योंकि आप किसी के लिए काम कर रहे हो, जो भी आप आज किसी को इन्फॉर्मेशन दोगे वो उनके लिए एक बहुत बड़ी फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन भी बन सकती है बिल्कुल, ना। वेल एंड गुड। तो एक तो ये है विलिंगनेस टू लर्न। दूसरा हो गया डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है कि क्योंकि आप कहीं पे क्लॉक इन नहीं कर रहे, क्लॉक आउट नहीं कर रहे, कोई आप पे ये नहीं कर रहा कि आप 9 बजे काम कर रहे हो सुबह या रात को 10 बजे काम कर रहे हो। ओके, तो एक डिसिप्लिन और एक स्ट्रक्चर आपके दिन में होना बहुत जरूरी है कि भाई मैंने आज दिन में मैंने 3 घंटे ये करना है, उसके बाद के 2 घंटे मैंने ये करना है। जो भी आपका बिजनेस प्लान है एक आगे के 2 महीने का 3 महीने का, उसके हिसाब से। ठीक है। फिर मैं बोलूँगा कि एथिक्स इन द राइट प्लेस, आपके एथिक्स सही जगह पे होने चाहिए। आप ऑनेस्ट होने चाहिए, वो बहुत 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 ज़रूरी है। आई लव्ड दिस स्टेटमेंट, एथिक्स, क्योंकि ऐसी इंडस्ट्री में आप खड़े हुए हो कि जहाँ पे 1 सेकंड लगना आपको फिसलते हुए। नंबर्स का गेम है एंड एवरीथिंग, एंड यू नो दैट्स वेरी गुड। थोड़ा सा और एक्सप्लेन करो इस बात को। चंद्र भाई, एथिक्स मतलब कि वो छोटी से छोटी चीज़ हो सकती है, बड़ी से बड़ी चीज़ हो सकती है। कि अगर आप मेरे से कोई सवाल पूछ रहे हो और मेरे को उसका जवाब नहीं पता, अगर मैं आपको गलत जवाब दे दूं, कहीं ना कहीं वो भी मेरे एथिक्स को दर्शाता है। और अगर मैं आपको बोल दूं कि चंद्र भाई मेरे को इसका जवाब नहीं मालूम है अभी, मेरे को कंसल्ट करने दो किसी अपने लीडर से, अपने सीनियर से, अपने मेंटर से, और मैं आपको वापस आके उसका जवाब देता हूँ। तो ये दर्शाता है कि एथिक्स सही है उस इंसान के। ये तो हो गई एक जस्ट एक नॉलेज के लहजे से बात, है ना। अगर हम बात करें मॉनेटरी वेज में कि आप मॉर्गेज कर रहे हैं, रिप्रेजेंटेशन आप कैसी कर रहे हैं, आप फैक्चुअल रिप्रेजेंटेशन जो है वो सही कर रहे हैं या उसको तोड़ मरोड़ रहे हैं अपने क्लाइंट के फेवर में या अपने लेंडर के फेवर में, दोनों के। क्योंकि एज अ मॉर्गेज एजेंट आप दोनों को रिप्रेजेंट कर रहे हो, आप अपने लेंडर को भी रिप्रेजेंट कर रहे हो, आप अपने क्लाइंट को भी रिप्रेजेंट कर रहे हो। आपका काम है कि जो आपके सामने कागज पे है आप उसको वेरीफाई करें और वेरिफिकेशन के बाद उसको आगे प्रेजेंट करें। ग्रेट। तो ये एक एथिक्स सही जगह पे होना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि आपने किसी से बात करनी शुरू करी और आपके दिमाग में वो चिचिंग डॉलर अमाउंट बच गया और आप उसी के बारे में सोच रहे हो। परफेक्ट। एंड देन सेलिंग स्किल तो आपने पहले बोल दिया। सेल्स स्किल्स तो है ही है। आप रिलेंटलेस होना बहुत जरूरी है टू अ पॉइंट के। थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करोगे वर्ड को? हाँ, रिलेंटलेस मतलब कि आप फॉलो अप, अगर मैं इसको सरल उसमें बोल दूं कि फॉलो अप करना बहुत जरूरी है। कि कई बार ऐसा होता है कि स्पेशली जो फर्स्ट टाइम होम बायर्स होते हैं, जो पहली बार घर खरीद रहे हैं, इमिग्रेंट्स हैं स्पेशली, उनको ज्यादा नॉलेज नहीं है। और नॉलेज में भी ऐसा है कि कई बार ओवरवेलमिंग हो जाता है उनके लिए। तो हमारा काम सिर्फ मॉर्गेज देना नहीं है, हमारा काम एजुकेशन देना भी है। वो आई थिंक इट्स अ बिगर, वो बड़ा हिस्सा है इस प्रोफेशन का। और आई थिंक स्पेशली अगर मैं अपनी बात करूं पर्सनली, एज अ फर्स्ट जनरेशन इमिग्रेंट जो यहाँ पे आया, लोगों ने मेरे को इन सब चीज़ों की नॉलेज दी। तो मैं समझता हूँ कि मेरी ड्यूटी है ये कि मेरे टच में कोई भी आ रहा है, चाहे वो क्लाइंट है, चाहे वो मेरे साथ काम कर रहे हैं, चाहे नहीं कर रहे हैं, मैं उनको जो नॉलेज दे सकता हूँ इस जर्नी में हेल्प करने के लिए, वो मैं दूँ। बढ़िया बढ़िया। सो अनोल भाई, हमने मोटा मोटी इस इंडस्ट्री से रिलेटेड जो मेन बातें थी उनको टच कर लिया है। तो हम अब लास्ट 1/4 ऑफ द पॉडकास्ट की तरफ जा रहे हैं। अब मैं कुछ ऐसे क्वेश्चन इसमें डालूंगा, जैसे मैंने इस पॉडकास्ट से पहले ना थोड़ा रिसर्च किया, मैंने ऐसे लोगों से बात की जो नए यहाँ आए हैं या अपनी पढ़ाई पूरी करके वर्क करना स्टार्ट किया है, राइट। तो मैं उनके पर्सपेक्टिव से वो कैसा सोचते हैं, उनके कुछ क्वेश्चंस हैं वो मैं आपसे पूछने वाला हूँ। सबसे पहला कि बैंक भी मॉर्गेज देता है, मॉर्गेज एजेंट भी मॉर्गेज देता है। वाई मॉर्गेज एजेंट? कि एक बंदा बैंक में ना जाके, जब उसको एक इतनी बड़ी इंस्टीट्यूशन दिखाई दे रही है, ज़िंदगी भर उसने उसी से लोन लिए हैं, इंडिया में भी लोन लिए हैं, तो उन्होंने सबने बैंक से लिए हैं, तो मॉर्गेज एजेंट की एंट्री कहाँ से हो गई? आई थिंक चंद्र भाई, आज की डेट में मैं बहुत अच्छी पोजीशन में हूँ इसका जवाब देने के लिए। परफेक्ट। वो इसलिए क्योंकि मैं दोनों चीज़ें देख चुका हूँ। ओके, ओह या दैट्स राइट। मैं बैंक की साइड भी देख चुका हूँ, मैं ब्रोकर की साइड भी देख चुका हूँ।
मॉर्गेज एजेंट आपको ऑप्शंस ज्यादा दे रहा है। ठीक है, इस बात का हम जिक्र कर चुके इस हैं। बात का हम जिक्र कर चुके हैं। ग्रेट। जो बैंक में एक मॉर्गेज एडवाइजर बैठा है, नथिंग अगेंस्ट दैम, मैं खुद एक था, वो जो है वो बैंक के लिए काम कर रहा है, एन एम्प्लॉय ऑफ द बैंक। ठीक है। ठीक है जी। जो मॉर्गेज एजेंट है वो आपके लिए काम कर रहा है, वो एक क्लाइंट के लिए काम कर रहा है। मेरे को इससे कोई मतलब नहीं है कि मेरे को कोई हरा बैंक मॉर्गेज दे रहा है कि लाल बैंक मॉर्गेज दे रहा है मेरे क्लाइंट के लिए, या नीला बैंक मॉर्गेज दे रहा है मेरे क्लाइंट के लिए। मैं अपने क्लाइंट को वो मॉर्गेज प्रेजेंट करूंगा, वो ऑफर प्रेजेंट करूंगा जो मेरे हिसाब से मेरे क्लाइंट की बेस्ट नीड्स को सेटिस्फाई करेगा। वाह, जैसे किसी फैमिली के पास फैमिली डॉक्टर होता है, यू आर इज फैमिली मॉर्गेज एजेंट। That's it, इज बिल्कुल नॉट सही। कि एक लोन ले लिया और बात खत्म, कल को कोई भी क्वेश्चन होते हैं तो ही गोना कॉल यू। हाँ जी। वाह, और फैंटास्टिक। इसमें एक चीज और ऐड करूंगा मैं कि जो एक मॉर्गेज एजेंट है उसकी जो कमीशन है, क्योंकि कोई भी इस इंडस्ट्री में आ रहा है उस अर्निंग तो सबको करनी है ना। मॉर्गेज एजेंट की जो कमीशन है वो इस बात पे डिपेंड नहीं करती कि उनके क्लाइंट को क्या रेट मिल रहा है। जो मॉर्गेज एडवाइजर है बैंक में, उनकी कमीशन ऊपर नीचे हो सकती है बेस्ड ऑन द फैक्ट कि वो कितना रेट उनका क्लाइंट एक्सेप्ट कर रहा है। तो कहीं ना कहीं मॉर्गेज एडवाइजर, मैं नहीं बोल रहा कि मॉर्गेज एडवाइजर जो है वो इसी बात को लेके आपको हायर रेट देंगे, बट एक ये फैक्टर है कि उनको इस चीज का फायदा मिल सकता है। ठीक है। ठीक है। क्या एक मॉर्गेज एजेंट बैंक से कम इंटरेस्ट रेट दिलवा सकता है? मैं अब वही सेम लाइन पे हूँ, मैं क्वेश्चंस मेरे नहीं पूछ रहा हूँ, मैं उन लोगों के पूछ रहा हूँ जो नए नए अभी स्टार्ट हो रहे हैं। अगर मार्केट में अवेलेबल है कम रेट तो बिल्कुल दिलवा सकता है। ओके, यू मीन कि नेगोशिएशन पावर होती है एजेंट्स के पास? बिल्कुल होती है। मैं इसका एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ अगर टाइम परमिट हाँ, करता नो है। नॉट अ प्रॉब्लम। मान लीजिए कि मेरे पास एक क्लाइंट है और हमने उनके नंबर्स रन कर लिए, हमने उनका क्रेडिट देख लिया, सब डॉक्यूमेंट्स चेक कर लिए, हम 100% श्योर हैं कि ये जो क्लाइंट है इनकी मॉर्गेज अप्रूव हो जाएगी चाहे हम किसी भी बैंक के पास चले जाएं। ठीक है। अभी मैं तो किसी बैंक के लिए काम करता नहीं, या जो भी मॉर्गेज एजेंट है वो तो किसी बैंक के लिए काम करता नहीं है। ठीक है। मान लीजिए 3 बैंक है ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, वैसे तो बहुत सारे हैं, ठीक 3 है। बैंक कोई भी मान लीजिए। ठीक है। अब अगर मैं बैंक नंबर 1 के पास जाता हूँ, उनको मैं फाइल दिखाता हूँ, फाइल सबमिट करता हूँ, वो मेरे को एक पर्टिकुलर रेट देंगे, जो भी रेट देते हैं। ठीक है, मेरे को मिल गया, मेरे को पता चल गया कि भाई मार्केट में क्या रेट चल रहा है इस तरह की फाइल का, जो कि हमें पहले भी पता था, बट अभी बैंक ने हमें अप्रूवल दे दिया तो हमें पता चल गया। ठीक है। अभी जो दूसरा बैंक है, अगर मैं उनसे बात भी करूंगा, फाइल सबमिट तो बहुत दूर की बात है, अगर मैं उनसे बात भी करूंगा तो लेवरेज जो है वो मेरे हाथ में है। क्यों? क्योंकि उस बैंक को मेरा बिजनेस चाहिए, मेरे क्लाइंट का बिजनेस चाहिए अब। ठीक है, तो मैं उनको ये बोल सकता हूँ कि देखो हमें यहाँ पे ये अवेलेबल है, क्या आप इससे बेहतर कुछ दे सकते हो? ओके। ओके। तो ये है आपके क्लाइंट के लिए काम करना एज कंपेयर टू कि आप बैंक के लिए काम कर रहे हो। ओके। एक क्वेश्चन ये बहुत आता है कि काइंड ऑफ कई बार ये भी सुनने में काफ़ी मिलता है कि क्लाइंट के लिए मॉर्गेज एजेंट की सर्विसेज फ्री हैं, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है चंद्र भाई कि मॉर्गेज एजेंट को जो पैसा है, जो उसकी कमीशन है, वो लेंडर से मिलती है, अपने क्लाइंट से नहीं लेने वाला। अपने क्लाइंट से नहीं लेनी चाहिए। मैं नहीं बोलूंगा कि कोई लेता नहीं है, कॉम्प्लेक्स केसेस में आई थिंक या वो लीगल है लेना। लीगल है लेना। ठीक है। उसमें आपके क्लाइंट को पता होना चाहिए, एक डॉक्यूमेंट होता है, डिस्क्लोजर का डॉक्यूमेंट होता है, उसके अंदर सारे सब लिखा होता है कि क्लाइंट की क्या कॉस्ट है। आप पहले क्लाइंट से बात करें। ऐसा नहीं है कि मॉर्गेज क्लोज होने के एक दिन पहले आप अपने क्लाइंट को वो डॉक्यूमेंट दे दें कि हाँ, उस टाइम पे क्लाइंट के पास तो कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है। एक जो केस है जिसमें कि लेंडर नहीं देते कॉम्पनसेशन, जिसमें कि क्लाइंट बेयर करता है वो कॉस्ट, वो है जो हमने छोटा सा पॉइंट टच किया था, प्राइवेट मॉर्गेज। मेक सेंस। प्राइवेट मॉर्गेजेस में जो है लेंडर्स मॉर्गेज एजेंट्स को पे नहीं करते, उसमें जो वो कॉस्ट है वो क्लाइंट के थ्रू आता है, क्लाइंट बेयर करता है। अगेन वो लॉयर के थ्रू होता है सब कुछ, लेटर ऑफ डायरेक्शन एक डॉक्यूमेंट होता है, सब साइन होता है, क्लाइंट को पहले से पता रहता है कितना है कितना नहीं है। अभी लेटली आपने भी सुना होगा न्यूज़ वगैरह में, इसके ऊपर भी बहुत सारी डिबेट्स चल रहे थे कि कितना लेना चाहिए कितना नहीं लेना चाहिए, स्क्रूटनी में है नहीं है, बट
वो सब काफ़ी इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, वो काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछी है बात, एटलीस्ट शायद 4 लोगों ने सेम चीज़ पूछी थी ये। दे सेड कि अगर मॉर्गेज एजेंट को कमीशन जो है वो बैंक दे रहा है, तो यानी कि बैंक का खर्चा है उसके अंदर, राइट, तो जो मॉर्गेज एजेंट के थ्रू रेट मिलने वाला इंटरेस्ट रेट वो ज़्यादा मिलेगा क्लाइंट्स को। ये क्या सच है ये बात? कमीशन तो जो बैंक का एम्प्लॉय है उसको भी तो मिल रही है ना, एज यू सेड कि एडवाइजर को भी तो कमीशन ही मिल रहा कमीशन है। मिल रही है ना उसको, तो कमीशन तो हर किसी को मिलनी ही मिलनी है। तो ये ऐसा नहीं है कि आप मॉर्गेज एजेंट के पास जाओगे तो आपको इंटरेस्ट रेट ज़्यादा मिलेंगे और बैंक में जाओगे तो कम मिलेंगे। वेल एंड गुड। बैंक के लिए वो एडेड बिजनेस है वो। मान लीजिए कोई क्लाइंट है, वो एक पर्टिकुलर बैंक का क्लाइंट नहीं है, कोई में आता है हमारे पास मॉर्गेज लेने के लिए, उनकी बैंकिंग एक पर्टिकुलर बैंक से है, दूसरे के साथ नहीं है, अगर वो दूसरा बैंक को हम उनकी मॉर्गेज वहां पे प्लेस करते हैं उस पर्टिकुलर बैंक के लिए, तो वो एक्स्ट्रा बिजनेस हो गया। ठीक है, अब थोड़ा सा डाइवर्ट करेंगे। अच्छी बातें हमने कर ली इंडस्ट्री के बारे में सब कुछ। अब मुझे उस चीज़ के बारे में बात करनी है कि ऐसी कौन सी नेगेटिव ट्रेट्स हैं, क्योंकि मैंने ना कहीं पढ़ा था एक अच्छी बुक के अंदर, एक बड़े लीडर ने ये बात बोली थी कि कभी भी आप कोई भी प्रोफेशन के अंदर आ रहे हो ना, स्पेशली सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वाले जितने भी रोल हैं आपके, उसमें ना ऐसा नहीं है कि यू शुड ओनली हैव गुड ट्रेट्स, देर आर सम बैड ट्रेट्स एज वेल। जैसे फॉर एग्जाम्पल लीडरशिप में बोला जाता है कि उसको ना रिपीट करनी पड़ती हैं सारी चीज़ें, तो रिपीटिशन जो है वो सहन करने लायक होना चाहिए वो आदमी, राइट। तो ऐसे कौन सी ट्रेट्स हैं जो फ्रस्ट्रेटिंग है, इरिटेटिंग है इस इंडस्ट्री के अंदर, और वो बंदे को सहन करने की हिम्मत होनी चाहिए तभी वो इस इंडस्ट्री में आए, अदरवाइज ना आए। कोई भी जो भी सेल्स जॉब की ट्रेड्स होती है वो सब इम्प्लीमेंट होती हैं। वो सब इम्प्लीमेंट होती है इसमें। ठीक है। आप एज लॉन्ग एज आपका क्लाइंट आप में वैल्यू देख रहा है, वो आपके साथ रहेंगे। अगर किसी एक क्लाइंट को आप में वैल्यू नहीं दिखती तो वो आपके साथ नहीं रहेंगे। एज अ मॉर्गेज एजेंट वो आपके लिए अनोइंग हो सकता है। दूसरी चीज़ ये है कि कई बार एक कोई क्लाइंट अगर है वो मल्टीपल एजेंट्स मल्टीपल ब्रोकर्स के साथ एक साथ काम कर रहे हैं, तो मैं तो हमेशा यही सलाह देता हूँ उन क्लाइंट्स को कि जब वो मेरे पास आते हैं और मेरे को बताते हैं कि हम किसी और के साथ भी काम कर रहे हैं बट हम आपके साथ भी काम करना चाहते हैं, तो मैं तो सिंपल एक चीज़ बोलता हूँ कि आप प्लीज़ जिनके साथ काम कर रहे हैं आप उनके साथ काम करें। क्योंकि देखें हमारे पास, चाहे मैं ब्रोकर हूँ, मैं एजेंट हूँ, आप हैं, तीसरा बंदा कोई और है, सबके पास प्रोडक्ट सेम है, सबके पास लेंडर सेम है, सबके पास रेट भी सेम है, मोर और लेस। जो हमने पॉडकास्ट के स्टार्टिंग में बात करी थी कि अपने घर से तो पैसा देना नहीं है मैंने, किसी बैंक से दिलवाना है ना, मेक सेंस। तो अनलेस एंड अनटिल आप सर्विस से खुश नहीं है, अनलेस एंड अनटिल आपका विजन अलाइन नहीं है, आप कंफर्टेबल नहीं हो अपने एजेंट के साथ काम करने में, तब आप एजेंट बदलें। ये चीज़ थोड़ी सी फ्रस्ट्रेटिंग अनोइंग हो जाती है कई बार कि आपने किसी क्लाइंट के साथ 2 हफ्ते 3 हफ्ते 4 हफ्ते तक काम किया और बाद में मान लीजिए कि वो डिसाइड करते हैं हम किसी और एजेंट के साथ काम करेंगे। बट एज अ मॉर्गेज एजेंट आप हमेशा यू शुड ऑलवेज बी, कहते हैं ना कि इम्प्रूवमेंट देखनी चाहिए आपको, कि आप उसमें से कुछ सीखने की कोशिश करें कि अगर वो क्लाइंट आपको छोड़ के कहीं और गए तो वो क्यों गए हैं, उसका रीज़न क्या है, उसको पिन पॉइंट करें और फिर उसके ऊपर काम करें। फिर और अगर मैं बात करूं कि कोई अनोइंग चीज़ है, वो ये है कि अगर इस इंडस्ट्री में कोई और अनएथिकल कोई चीज़ कर रहा है और उसका इफेक्ट आपके बिजनेस पे आता है तो वो कभी कभी अनोइंग हो जाता है ना। ओके, बट वो आपके ऊपर है कि आप सही रास्ते पे चलते जाओ। ठीक है, वो एथिक्स वाले ने कवर कर दिया शायद वो सब चीज़ें, राइट। जी। ओके, वेल एंड गुड। अभी मैं क्विकली एक पोर्शन में जा रहा हूँ पॉडकास्ट के, जिसको आप काइंड ऑफ रैपिड फायर टाइप बोल सकते हो। क्या बात है। मतलब मैं एक्सपेक्ट करूँगा आप उससे डायरेक्ट और सीधे जवाब। ठीक है, कोशिश करूँगा। तो मैंने अभी रिसेंटली ना कुछ टर्मिनोलॉजीज के बारे के अंदर डाल देता हूँ मैं उस इंडस्ट्री की, तो मैं वही समझने की कोशिश करूँगा अभी मॉर्गेज इंडस्ट्री की। इंटरेस्ट रेट की बात करते हैं सबसे पहले। बोलते हैं एक होता है फिक्स रेट, एक होता है वेरिएबल रेट। कैसे डिफरेंट हैं दोनों? फिक्स रेट का मतलब ये है कि मान लीजिए आपने 5 साल का फिक्स रेट लिया, उसका मतलब ये है कि अगले 60 महीने तक, अगले 5 साल तक आपकी जो मॉर्गेज पेमेंट है वो सेम रहेगी। एक पर्टिकुलर जो भी आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसके हिसाब से आपकी मॉर्गेज पेमेंट सेट हो जाएगी। मार्केट ऊपर जाती है नीचे जाती है, इट डजंट मैटर, आपका रेट सेम रहेगा। वेरिएबल रेट
उसका ये मतलब है कि वो डिपेंड करता है, एक चीज़ होती है प्राइम रेट, बैंक ऑफ कनाडा की ओवरनाइट लेंडिंग रेट पे वो डिपेंड करता है। ठीक है। वो प्राइम रेट ऊपर जाएगा तो आपकी मॉर्गेज पेमेंट ऊपर जा सकती है, वो प्राइम रेट नीचे जाएगा तो आपकी मॉर्गेज पेमेंट नीचे जा सकती है। तो ये वेरिएबल हो गया ये आपका, वेरिएबल right? है। वेरिएबल में भी दो चीज़ें सुनने को मिलती है, स्टैटिक पेमेंट और एडजस्टेबल। हाँ जी, क्या मतलब है? हाँ जी। मैंने जैसे बोला कि आपकी पेमेंट ऊपर जा सकती है या नीचे आ सकती है, तो इसका यही है। अगर तो आपकी स्टैटिक पेमेंट है तो आपकी पेमेंट सेम रहेगी। आपकी जो एमोटाइजेशन है कि कितने साल में आपका वो लोन पूरा होगा, वो बढ़ता जाएगा अगर रेट बढ़ रहा है तो। ओके, यानी कि इंटरेस्ट रेट घटने बढ़ने का आप पे इम्पैक्ट पड़ा है, पर मंथली पेमेंट पे आपका इम्पैक्ट नहीं पड़ा। हाँ, बिल्कुल इमीडिएट इम्पैक्ट नहीं है, बट अगर आप बिगर पिक्चर पे देखेंगे तो इम्पैक्ट है। दैट्स अ ह्यूज वन। दैट्स अ वेरी यस यस, बिल्कुल सही क्योंकि बोल उसमें रहे हैं आपका इंटरेस्ट रेट एक्यूमुलेट होता जा रहा है। जी। इसमें एक कभी कभी ऐसा पॉइंट भी आता है कि आप जो पेमेंट कर रहे हो वो सिर्फ इंटरेस्ट ही जा रहा है, फिर एक पॉइंट ऐसा भी आता है कि इंटरेस्ट भी पूरा कवर नहीं हो रहा, फिर आपको पेमेंट इंक्रीज करनी पड़ती ओके, है। नेक्स्ट वन जी। एक चीज़ है टर्म, एक एमोटाइजेशन। हाँ जी। क्या डिफरेंस है? टर्म मतलब यूजली एक छोटा टाइम पीरियड होता है, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर, 5 ईयर, 7 ईयर, 10 ईयर, मैक्स इतना होता है। उसका मतलब यह है कि जो भी आपने मॉर्गेज आज हम अप्लाई करी, लेंडर ने आपको ऑफर करी, वो जो टर्म्स एंड कंडीशंस है वो कितनी देर के लिए वैलिड है। मान लीजिए हमने 5 साल की एक टर्म ली, जो कि मोस्ट कॉमन एक टर्म होती है मॉर्गेज की। तो जैसे हमने बात करी कि एक इंटरेस्ट है, मान लीजिए 3% आपका इंटरेस्ट है, वो अगले 5 साल के लिए वैलिड है आपके ऊपर। ठीक है। एक चीज होती है एमिटाइजेशन। एमिटाइजेशन मतलब कि अगर आप महीने का लेट्स से $2000 की पेमेंट कर रहे हैं, तो कितने साल लगेंगे आपको वो $2000 मंथली पे करते करते वो मॉर्गेज खत्म करने के लिए। ओके, यानी आपकी पूरी पेमेंट आपको रीपेमेंट करने में जितना टाइम लगना कितना है, टाइम लगेगा। दैट इज अमोर्टाइजेशन। वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया। ओके, सो स्पेशली कनाडा के अंदर जब सुनने को मिलती है लैंडिंग सिस्टम की हम बात करते हैं, तो लैंडर्स में ना ऐसा बोल देते हैं कि ए लैंडर, बी लैंडर, प्राइवेट लैंडर। क्या मतलब है इसका? चंद्र भाई, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये, क्योंकि बहुत सारी कंफ्यूजन है इस टॉपिक के रिगार्डिंग। ए लेंडर आपके बैंक्स आ गए, ठीक है। आपके मोनोलाइन लेंडर्स जो हमने थोड़ा सा बात ठीक करी है, थी पहले, वो आ गए। बेसिकली इनका ये मतलब, ये आपके सबसे बेस्ट इंटरेस्ट रेट होगा इनका, और सबसे स्ट्रिक्ट रूल्स होंगे इनके इन टर्म्स ऑफ क्वालिफिकेशन। ठीक है। उसके बाद आ गए बी लेंडिंग, इसको हम ऑल्टरनेट लेंडिंग बोल देते हैं। बी लेंडिंग में इंटरेस्ट रेट ए लेंडर से थोड़ा सा ज़्यादा होता है, रूल्स थोड़े से रिलैक्स्ड होते हैं, गाइडलाइंस थोड़ी सी रिलैक्स्ड होती हैं। ठीक है। फिर उसके बाद तीसरे आ जाते हैं प्राइवेट लेंडर्स, सी लेंडर्स, मॉर्गेज इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन, सिंडिकेट्स, ये सब एक कैटेगरी के अंदर आ जाता है। इसमें गाइडलाइंस बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स्ड होती हैं और इंटरेस्ट रेट भी थोड़ा सा बी लेंडिंग से थोड़ा और ज़्यादा होता है। ओके। और इसमें जो एक मॉर्गेज एजेंट की जो सर्विसेज की कॉस्ट है वो क्लाइंट की पॉकेट से आती है, प्लस वो उसके ऊपर मॉर्गेज लेंडर जो है उसको भी कुछ कमीशन देता है, वो कुछ परसेंटेज। ओके ओके, वेल एंड गुड, इंटरेस्टिंग। ये बड़ा बड़ा चैप्टर है, और भी क्वेश्चन आ रहे हैं, बट मैं अपने आप को रोक रहा हूँ इसके ऊपर बहुत बड़ी डिस्कशन हो सकती है। डिस्कशन हो सकती है, और ये ज़रूरी भी है, क्योंकि मैंने मोस्टली देखा है, यू नो, आई विल नॉट से इंटेंशनली या अनइंटेंशनली, कई बार नए मॉर्गेज एजेंट होते हैं तो भी ए साइड की फाइल को भी एंड अप कर जाते हैं बी के अंदर, है ना, या कोई बी में भी होने वाली है तो उसको एंड अप कर जाते हैं प्राइवेट के अंदर। आई हैव टेंस ऑफ एग्जाम्पल, है ना, जो ऐसा हुआ है, बट उसको हम कभी और छेड़ेंगे। इसी के लिए जो मॉर्गेज एजेंट लेवल 1 और लेवल 2 की जो डिस्टिंक्शन हुई है वो इसीलिए हुई है, वो ये लास्ट ईयर ही हुई है डिस्टिंक्शन, उसके पहले नहीं थी डिस्टिंक्शन। ओके, मेक सेंस। दो तीन चीज़ें और सुनने को मिलती है, एक बोलते हैं प्री क्वालिफिकेशन, हाँ जी, एक बोलते हैं प्री अप्रूवल, हाँ जी, और एक बोलते हैं अप्रूवल। हाँ जी। क्या मतलब है इन तीनों का? प्री क्वालिफिकेशन का मतलब है कि आपके जो मॉर्गेज एजेंट हैं उन्होंने आपके नंबर्स देख लिए हैं, उन्होंने आपके डॉक्यूमेंट्स आई होप वेरीफाई कर लिए हैं। ठीक है। उसके बेसिस पे वो आपको एक अमाउंट बता देते हैं कि आप इस अमाउंट तक की प्रॉपर्टी जाके ले सकते हैं। ठीक है। प्री क्वालिफिकेशन एक लेंडर के द्वारा दी हुई कमिटमेंट नहीं है। ठीक है। अगर आपके एजेंट आपको प्री क्वालिफिकेशन दे रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको मॉर्गेज 200% मिल जाएगी। ठीक है।
बट अगर आपके मॉर्गेज एजेंट एक्सपीरियंस्ड हैं, दे नो व्हाट दे आर डूइंग, तो यू कैन गो विद देयर वर्ड। ठीक है। दूसरा आ जाता है प्री अप्रूवल। प्री अप्रूवल का मतलब ये है कि आपके जो मॉर्गेज एजेंट हैं उन्होंने आपकी नंबर्स कर लिए हैं रन, आपके डॉक्यूमेंट्स देख लिए और उन्होंने वो फाइल एक लेंडर को सबमिट कर दी है। ठीक है। तो जो लेंडर है वो उस फाइल को स्टडी करेंगे और वो आपको एक प्री अप्रूवल लेटर देंगे बेस्ड ऑन कि आपकी क्वालिफिकेशन कितनी बनती है। ठीक है। एक आपको इंटरेस्ट रेट दिया जाएगा जो कि मोस्टली 120 दिन के लिए वैलिड होता है। कि मान लीजिए आपने आज एक प्री अप्रूवल हासिल करी है, ठीक है। वो सेम टर्म्स 120 दिन के लिए वैलिड है। कि अगर 2 महीने बाद हम कहें कि मार्केट का जो इंटरेस्ट रेट है वो और ऊपर बढ़ गया है, मॉर्गेज इंटरेस्ट ऊपर बढ़ गया है, आपको जो इंटरेस्ट रेट 2 महीने पहले मिला था आपको वही मिलेगा, कम लेवल वाला, अगर आपने अगले 4 महीने के अंदर प्रॉपर्टी खरीद ली और क्लोज कर दी तो। अप्रूवल मतलब कि आपने आपके पास प्रॉपर्टी अंडर कॉन्ट्रैक्ट है, आपने कोई प्रॉपर्टी देखी, परचेज एंड ऑफर डाला, एक्सेप्ट हो गया, ठीक है। परचेज एंड सेल एग्रीमेंट है आपके पास, वो परचेज एंड सेल एग्रीमेंट प्लस और भी जो आपके इनकम के डॉक्यूमेंट्स हैं, आपके टैक्स के डॉक्यूमेंट्स हैं, वो आपके एजेंट ने सबमिट किए लेंडर के पास। उसके बाद जो अप्रूवल आता है, जो लेंडर आपको पेपर देगा, दैट इज योर फाइनल अप्रूवल। ओके, वेल एंड गुड। वेल, ये था भाई आज का पॉडकास्ट। लॉट्स ऑफ थिंग्स, लॉट्स ऑफ क्विक इन्फॉर्मेशन, लॉट्स ऑफ रिसर्च्ड इन्फॉर्मेशन वो आज हमको मिली। इसके लिए भाई बहुत बहुत थैंक यू। कैसा लगा चंद्र भाई? बहुत मज़ा आया, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। मेरे को ऐसा लगता है कि आपसे बात करते हुए ना सोचना नहीं पड़ता है एक तो, और बस बहती हवा सा था वो, ऐसा हो जाता है। नहीं, ये बहुत अच्छा इन्फॉर्मेटिव सेशन था जिसके अंदर 3 पार्ट थे, बड़े ब्यूटीफुल से पार्ट थे। और डेफिनेटली हम दोबारा फिर से एक पॉडकास्ट के ऊपर बैठेंगे जिसके अंदर हम सिर्फ मॉर्गेजेस की बात करेंगे, जिसके अंदर जो फर्स्ट टाइम होम बायर होने वाले हैं, इवन मैं तो एक्सपीरियंस्ड भी कहूँगा, एक्सपीरियंस वाले बंदों को भी पूरी नॉलेज नहीं होती है, तो हम उसको तोड़ने की कोशिश करेंगे। यानी कि बंदा जब भी अपने मॉर्गेज एजेंट के पास जा रहा है तो उससे पहले एटलीस्ट वो कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन लेके जाए ताकि वो गलतियां ना कर बैठे, जो मॉर्गेज एजेंट उसको बता रहा है उस पर अंधा विश्वास ना करे। तो हम ऐसे सेशन के ऊपर एक बार जल्दी बैठेंगे, उसके ऊपर फिर से बात करेंगे। भाई आज टाइम निकालने के लिए और इतनी ब्यूटीफुली सब चीज़ों को बताने के लिए एक बार फिर से आपका तहे दिल से शुक्रिया भाई। थैंक यू सो मच अंदर भाई, थैंक यू, बहुत मज़ा आया मुझे। यू आर वेलकम। थैंक यू। सो गाइज, ये था आज का पॉडकास्ट। मेरे लिए पर्सनली अब तक के जितने पीछे के पॉडकास्ट थे उसमें से एक ये अलग फॉर्मेट निकल के आया, क्योंकि हर 1 मिनट यहाँ पर एक नई इन्फॉर्मेशन नज़र आ रही थी, हर 1 मिनट उस इन्फॉर्मेशन से एक नया क्वेश्चन निकल रहा था। आई होप कि हर एक ऐसा बच्चा जो अभी करियर को ढूंढ रहा है कि मुझे किस डायरेक्शन में करियर बनाना चाहिए, उसको इस पॉडकास्ट को ज़रूर फॉरवर्ड कर दीजिए, क्योंकि इससे मॉर्गेज इंडस्ट्री की एटलीस्ट वो नॉलेज ले सकता है, कंपेयर कर सकता है दूसरी इंडस्ट्रीज से। मुझे पर्सनली बहुत मज़ा आया इस पॉडकास्ट में। आप इस पॉडकास्ट को अपने फैमिली और फ्रेंड्स के व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। अगर आपको मॉर्गेज से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में अनमोल भाई की सोशल मीडिया हैंडल्स डाल देंगे, आप उनको मैसेज कर सकते हो, अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो। इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी इस पॉडकास्ट को यहीं विराम देता हूँ। अगले हफ्ते आपसे फिर मिलेंगे एक नए गेस्ट के साथ, एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ और एक नई पॉडकास्ट के साथ। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो, आपकी सेहत अच्छी रहे और आप निरंतर प्रगति करते रहें। जय राम जी की।